लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज क्लास। आज की क्लास में बेसिकली हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज़ एडिशन रिएक्शन। हमने इससे पहले फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस कवर कर लिया था, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस के अंदर हम बेसिकली तीन कैटेगरी को कवर करेंगे। एक तो है फ्री रेडिकल एडिशंस, दूसरे हैं आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस और तीसरे होते हैं आपके इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्री रेडिकल एडिशन से। तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ये हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी देखा हुआ है, हम लोगों ने क्लास 11th के अंदर भी इसको पढ़ा था कि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस कहाँ देखने को मिलते हैं हमें, एंटी मार्कोनिकॉव इफेक्ट या खराश इफेक्ट में। कैसे होता है देख लेते हैं। तो जो रिएजेंट्स यहाँ यूज़ किए जाते हैं फ्री रेडिकल एडिशन के लिए, एक पर्टिकुलर रिएजेंट है और वो रिएजेंट क्या यूज़ किया जा रहा है, HBr प्लस R2O2। अगर HBr को पेरोक्साइड के प्रेजेंस में लिया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो उस कंडीशन में खराश इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉव इफेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन एक चीज़ हमें यहाँ ध्यान रखनी है कि पेरोक्साइड की प्रेजेंस मस्ट है। अगर पेरोक्साइड नहीं होगा तो रिएक्शन मार्कोनिकॉव रूल से ही फॉलो होगा, कार्बोकैटायन के थ्रू ही जाएगा। लेकिन अगर आपका पेरोक्साइड मौजूद है HBr के साथ, ये रिएक्शन HF, HCl और HI नहीं देंगे, सिर्फ HBr देता है और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में देता है। अगर पेरोक्साइड एब्सेंट है तो उस कंडीशन में नॉर्मल एक मार्कोनिकॉव एडिशन हम कराते हैं। लेकिन अगर पेरोक्साइड प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में ये रिएक्शन किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंटी मार्कोनिकॉव रूल या आपके खराश इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है वो बेसिकली फ्री रेडिकल एडिशन के थ्रू जाता है। तो देख लेते हैं कैसे हो रहा है। रिएक्शन में देखो, हम जब ये रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्शन पर्टिकुलरली अनसिमेट्रिक एल्कीन्स के लिए है। रिएक्शन सिर्फ अनसिमेट्रिक एल्कीन्स के लिए होगा। अगर आपकी एल्कीन सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने ये एल्कीन लिखी हुई है RCH डबल बॉन्ड CH2, तो ये अनसिमेट्रिक है। कैसे पता चला कि C डबल बॉन्ड C के इस तरफ देखो, इस कार्बन पे एक R और एक H है और इधर क्या है, दो H है, तो दोनों अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं। इस तरफ दो H लगे हुए हैं, इस तरफ एक H और एक R लगा हुआ है, तो सिमेट्रिक नहीं है। अगर मैं यहाँ पर भी CHR कर देता, अगर मैं इसको भी क्या कर देता, CHR कर देता, तो अब अगर आप इस कार्बन को देखेंगे तो डबली बॉन्डेड कार्बन पे H और R लगा है और इस डबली बॉन्डेड कार्बन पे भी H और R लगा है, तब ये क्या हो जाती है, सिमेट्रिक एल्कीन हो जाती है। लेकिन अभी ये फॉर द टाइम भी क्या ले रखी है हमने, अनसिमेट्रिक एल्कीन ले रखी है, क्योंकि रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉव रूल से हुआ। ये डिस्टिंग्विश सिर्फ तभी हो पाएगा जब हमारा बेसिकली एल्कीन कैसा हो, अनसिमेट्रिक हो। तो अनसिमेट्रिक एल्कीन पर HBr का अगर एडिशन कराया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलता है, RCH2CH2Br, एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन मिलता है Br का और H का। अगर आपको याद हो तो मार्कोनिकॉव एडिशन ये कहता था कि जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल होता है, एडेंडम का जो नेगेटिव पार्ट होता है वो उस कार्बन पे सब्स्टिट्यूट होता है जिस कार्बन पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो। ये था मार्कोनिकॉव रूल। तो इस अल्कीन के अंदर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम किस कार्बन के पास थे, इस कार्बन के पास। और अडेंडम का यानी HBr का जो एडिंग मॉलिक्यूल है वो HBr है, उसका नेगेटिव पार्ट कौन है, Br माइनस। तो Br माइनस को किस पे ऐड होना चाहिए था, CH पे ऐड होना चाहिए था। तो यहाँ CHBr और ये जो हमारा H है वो किस पे ऐड होना चाहिए था, CH2 पे ऐड होना चाहिए था। तो मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग जो रिएक्शन का प्रोडक्ट आता वो आता RCHBr CH3, लेकिन हमारा प्रोडक्ट बेसिकली क्या आ रहा है, RCH2CH2Br। तो ये मार्कोनिकॉव रूल से अलग है। जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम है वो किस पर ऐड हुआ है, जिस कार्बन पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, ना कि जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन है। मार्कोनिकॉव रूल ये कहता था कि आपका नेगेटिव पार्ट किस पर ऐड होना चाहिए, जिस कार्बन पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो। लेकिन हमारा नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल किस कार्बन पे ऐड हो रहा है, जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन एटम है एल्कीन के अंदर। ठीक है, तो ये एंटी मार्कोनिकॉव रूल है। कैसे हुआ देख लेते हैं। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, जो पेरोक्साइड होता है बेसिकली, पेरोक्साइड कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, बेंजोइल पेरोक्साइड हो सकता है, H2O2 हो सकता है। हमारा मतलब है सिर्फ पेरोक्साइड होना चाहिए, ठीक है ना। पेरोक्साइड हो कोई सा भी सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हम R2O2 लें, है ना। तो यहाँ पे ROOR है, सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो इसमें RO फ्री रेडिकल्स में। RO फ्री रेडिकल जो है ये क्या करेंगे, HBr मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेंगे, कैसे, Br फ्री रेडिकल में। ये RO फ्री रेडिकल इस HBr को होमोलिटिकली क्लीव करेगा, H फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल आएगा, H फ्री रेडिकल O फ्री रेडिकल से कंबाइन हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की एफिनिटी H फ्री रेडिकल के लिए ज़्यादा होगी, तो ROH बन जाएगा और इधर क्या रह जाएगा, Br फ्री रेडिकल। ये दोनों स्टेप हमारी पहली जो दो स्टेप है, RO फ्री रेडिकल का क्रिएशन और Br फ्री रेडिकल का क्रिएशन, ये चेन इनिशिएशन स्टेप है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की।
तो चेन इनिशिएशन स्टेप में हमने Br फ्री रेडिकल जनरेट कर लिया। अब ये जो Br फ्री रेडिकल है ये अगली स्टेप में क्या होगा, अल्कीन पे अटैक करेगा। जब ये अल्कीन पे अटैक करेगा तो ये अल्कीन के सबसे वीकेस्ट बॉन्ड को टारगेट करेगा, और अल्कीन में मौजूद सबसे वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा है, उसका पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड को क्या करेगा, टारगेट करेगा, और पाई बॉन्ड जो होगा वो होमोलिटिकली क्लीव हो जाएगा। अगर पाई बॉन्ड को मैंने होमोलिटिकली क्लीव कर दिया तो उस कंडीशन में मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर इस पे भी फ्री रेडिकल आ जाएगा और इस पे भी फ्री रेडिकल आ जाएगा, हाँ कि ना। ये बन जाएगा RCH फ्री रेडिकल, CH2 फ्री रेडिकल, ठीक है। अब Br फ्री रेडिकल इस पर भी ऐड हो सकता है और इस पर भी। अगर Br फ्री रेडिकल इस पर ऐड हुआ तो बनेगा ये, देखिए Br फ्री रेडिकल इससे कंबाइन हो गया तो क्या बन गया, ये बन गया RCH फ्री रेडिकल CH2Br। और अगर Br फ्री रेडिकल इस पे ऐड हो गया तब बनेगा ये RCHBr CH2 फ्री रेडिकल। तो ये हमने डायरेक्टली नहीं दिखाया मगर वो यही रहा है, ठीक है। तो RCH डबल बॉन्ड CH2 पे जब Br फ्री रेडिकल ऐड होगा तो एक तो ये इंटरमीडिएट जनरेट होगा और एक ये इंटरमीडिएट जनरेट होगा। अब ये दोनों ही इंटरमीडिएट बेसिकली क्या है, फ्री रेडिकल्स हैं। और फ्री रेडिकल्स में आपको याद है इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी कैसी होती थी, 3 डिग्री फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता था 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता था 1 डिग्री से। अब यहाँ पर एक फ्री रेडिकल बना 2 डिग्री और दूसरा बना 1 डिग्री। अब 2 डिग्री और 1 डिग्री फ्री रेडिकल में ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट कौन होता है, 2 डिग्री। तो इसीलिए ये वाला इंटरमीडिएट ज़्यादा फॉर्म होगा, मेजरली फॉर्म होगा। तो Br फ्री रेडिकल का एडिशन इस वाले कार्बन फ्री रेडिकल पे मेजरली होगा, ना कि इस वाले कार्बन फ्री रेडिकल पे। तो ये तो आएगा माइनर और ये आएगा मेजर। तो ये मेजर इंटरमीडिएट हो गया, मतलब ज़्यादा ये बना होगा और ये कम बना होगा। अब ये भी तो फ्री रेडिकल्स ही हैं, तो ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये अगली स्टेप में क्या करेंगे, फिर से HBr के साथ रिएक्ट करेंगे, और जब ये HBr के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये HBr को होमोलिटिकली क्लीव करेंगे। अब HBr को होमोलिटिकली क्लीव करते ही RCH फ्री रेडिकल H फ्री रेडिकल से कंबाइन करके RCH2 CH2Br बना लेगा और Br फ्री रेडिकल हमारे पास बाहर आ जाएगा। और सिमिलरली दूसरे केस में भी इसी तरीके से होगा, लेकिन हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल वाला, यानी जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन पे Br ऐड नहीं हुआ, H ऐड हुआ, ठीक है ना। Br किस पे ऐड हुआ अब इस कंडीशन में, जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन एटम थे अल्कीन के अंदर। तो ये बेसिकली एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो रहा है, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। आई होप इट्स क्लियर। अगले जो हमारे पास एडिशन रिएक्शन की कैटेगरी है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है हमारे लिए, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल, नीट के अंदर में भी और JEE के अंदर में भी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। इसके रिएजेंट्स और इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं, जिस तरीके की भी इंटरमीडिएट जनरेशन हो रही है, उसके ऊपर बहुत फोकस रखना है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं अल्कीन्स के लिए। अब अल्कीन्स के अंदर अगर देखें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो कैसे होता है, ये आपका RCH डबल बॉन्ड CH2 है और आपने एक सोर्स डाल दिया जिसके पास इलेक्ट्रोफाइल भी और न्यूक्लियोफाइल भी है। तो पाई बॉन्ड टूटेगा, एक कार्बन पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव, तो जिस पर नेगेटिव है उस पर न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया, जिस पे पॉजिटिव है उस पर इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया। एज सिंपल एज दैट, हाँ या ना भाई। नेगेटिव पर क्या ऐड हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोफाइल और पॉजिटिव पे क्या ऐड हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। आपने पाई बॉन्ड तोड़ा, एक पर पॉजिटिव चार्ज एक पर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव वाले पर कौन ऐड हो जाएगा, नेगेटिव पार्ट न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव वाले पे कौन ऐड हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो ये हो दिखने में तो बहुत सिंपल काम हो रहा है कि हमको सिर्फ एक पाई बॉन्ड ब्रेक करना है और जिस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा उस पर न्यूक्लियोफाइल जोड़ देना है और जिस पर नेगेटिव आएगा उस पर इलेक्ट्रोफाइल जोड़ देना है। लेकिन इसका एक सर्टेन मैकेनिज्म है और उस मैकेनिज्म को हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। क्या है मैकेनिज्म, वो देख लेते हैं। तो जो इसका ओवरऑल मैकेनिज्म है वो कैसे वर्क कर रहा है देख लेते हैं। जब आपकी अल्कीन इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करती है, अल्कीन्स और अल्काइंस और एल्काडाइंस, इनका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, मतलब इनके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक प्राइमरली होता है, ठीक है, क्योंकि खुद न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज़ है। तो ये पाई बॉन्ड जो है ये यहाँ पर अटैक कर देगा। जैसे ही यहाँ अटैक करेगा दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। दो पॉसिबिलिटी क्या है, या तो ये पाई बॉन्ड कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाए, एक कार्बन पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव और नेगेटिव पे कौन जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो या तो ये हो सकता है, तो आपका जो इंटरमीडिएट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बेसिकली एक कार्बोकेटाइन आ जाएगा।
एक असाइक्लिक कार्बोकेटायन हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि पाई बॉन्ड जब अटैक करे तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन ना हो, एक ब्रिज्ड कैटायन का फॉर्मेशन हो। इस तरीके से आपके इलेक्ट्रोफाइल पे जुड़ तो गया, लेकिन जुड़ने के बाद भी पाई बॉन्ड पूरी तरीके से ब्रेक डाउन नहीं हुआ, तो यहाँ पर एक साइक्लिक ब्रिज्ड कैटायन बनता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइक्लिक ब्रिज्ड कैटायन का फॉर्मेशन हुआ है। दोनों में फर्क क्या है? पहली स्टेप हमेशा रेट डिटरमाइनिंग होगी, यानी अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फर्क क्या है? ये इसके अंदर सेकेंड स्टेप बहुत फास्ट होने वाली है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तुरंत कार्बोकेटायन पर अटैक कर देगा अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है, और आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा RCHNU और CH2E। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अब इस न्यूक्लियोफाइल को चूज करना है इस कार्बन और इस कार्बन में से किस पर अटैक करें। तो बेसिकली जो लेस हिंडर्ड कार्बन होगा, क्योंकि ये जो 3 मेंबर्ड साइक्लिक कैटायन आया है, ठीक है, ये जो 3 मेंबर्ड साइक्लिक आपका कैटायन बना है ये काफ़ी अनस्टेबल है। 3 मेंबर साइक्लिक रिंग है तो ये काफ़ी अनस्टेबल रिंग है। तो एक बॉन्ड तो टूटेगा, या तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा या ये वाला बॉन्ड टूटेगा, लेकिन वो कब टूटेगा? जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की प्रोबेबिलिटी किस बॉन्ड पर ज़्यादा रहेगी या किस कार्बन पे ज़्यादा रहेगी, वो कैसे देखना है? हिंड्रेंस से। जो कार्बन लेस हिंडर्ड होगा, जिसके ऊपर लेस सब्सटीट्यूशन होगा, यहाँ पर इसके ऊपर लेस सब्सटीट्यूशन है, दोनों हाइड्रोजन है, छोटे छोटे एटम्स हैं, इसका प्लेन खाली है, ये स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं है, यहाँ एक R लगा हुआ है। तो न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन पर अटैक करना थोड़ा लेस फिजिबल है और इस कार्बन पर अटैक करना ज़्यादा फिजिबल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल जाके इस कार्बन पर अटैक करेगा और ऐसे केस में ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपको क्या मिलेगा? देखो RCHE CH2NU। अब इन दोनों ही केसेस में जो हमारा पहला केस है ये वाला, इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टीरियोकेमिस्ट्री मतलब आपका अल्कीन सिस था या ट्रांस था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैक साइड अटैक हो रहा है और एक बॉन्ड टूटेगा और बैक साइड अटैक लेस हिंडर्ड कार्बन पे होगा, तभी मेजर प्रोडक्ट आएगा। तो इस कंडीशन में स्टीरियोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज होती हैं अलग अलग केसेस में। तो हम सबको डिस्कस करेंगे किस में ये वाली पॉसिबिलिटी रहती है, किस में ये वाली पॉसिबिलिटी रहती है। ये जो बनता है ये जनरली आपका ब्रिज्ड कैटायन बनेगा। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल जो है अगर हेलोजन होगा तो उसे हेलोनियम आयन भी बोलते हैं। आगे देखेंगे रिमार्क्स। अगर हम इसमें देख लें तो ध्यान रखने वाली बातें हैं, एल्कीन्स, अल्काइंस और अल्काडाइंस ये सारी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है और ये सब की सब फंक्शन करती हैं कैसे? न्यूक्लियोफाइल्स की तरह। नेक्स्ट, जो कंपाउंड्स मेनली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देंगे, ठीक है ना, ये जो जितने भी कंपाउंड्स हैं ये कैसा देंगे? मेनली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैंने आगे ही बोल दिया कि इनका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं, ERG इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स अगर मौजूद हैं, यानी +M +I हाइपर कंजुगेशन शो करने वाले ग्रुप्स अल्कीन पर लगे हुए हैं, तो ये अल्कीन की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करने की एबिलिटी को बढ़ाएगा, उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स आपके क्या करेंगे? एल्कीन को और ज़्यादा रिएक्टिव बनाएंगे टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। +M या हाइपर कंजुगेशन या +I कोई भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसी के एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहला केस जो हम स्टडी कर रहे हैं, हम ब्रिज्ड कैटायन वाले केस आज डिस्कस कर रहे हैं। ये वाला केस अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम खाली ब्रिज्ड कैटायन का केस डिस्कस कर रहे हैं। तो ब्रिज्ड कैटायंस में हम सबसे पहले देख रहे हैं एडिशन ऑफ हेलोजन्स को। तो एडिशन ऑफ हेलोजन अगर देखें तो अल्कीन पर जब आप X2 का एडिशन कराते हो, Br2CCl4 या सिंपली Br2, ये सब क्या है? आपके X2 का एडिशन है, ठीक है ना। तो अगर आप X2 ऐड कराते हो उसमें ये अल्कीन क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक है, मैंने अभी लिख दिया कि न्यूक्लियोफिलिक होती है, ये अटैक कर देगी एक X पर। अच्छा, ये अटैक क्यों हुआ? ये जो XX है तो नॉन पोलर बॉन्ड है। अगर नॉन पोलर बॉन्ड है तो क्या हुआ? भाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे ऐसे होती रहती है। जब ये अल्कीन के पास आता है तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव आ जाता है, इस पर डेल्टा नेगेटिव आता है जब ये अल्कीन के पास आता है, क्योंकि पाई बॉन्ड की डेंसिटी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिपेल कर देगी। तो जिस पर नेगेटिव आया वो तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, इंड्यूस्ड डाइपोल है ये। तो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड तुरंत क्या करेगा? डेल्टा पॉजिटिव वाले X पे अटैक कर देगा और ये वाला X लीव कर जाएगा। जब ये X लीव करेगा तो ये तो X नेगेटिव की तरह निकल के आएगा और ये ब्रिज्ड कैटायन में चला जाएगा।
अब ये ब्रिज्ड कैटायन बन गया, देखो यहाँ पर ये है अपना हेलोनियम आयन। अब ये हेलोनियम आयन तो बन गया, अब इस X माइनस को क्या करना है, अटैक करना है, क्योंकि ये साइक्लिक 3 मेंबर्ड रिंग है और अनस्टेबल रिंग है और इसको टूटेगा, ये तुरंत टूट जाएगा। तो अब ये टूटेगा कैसे, X माइनस के अटैक से। अब X माइनस किस पे अटैक करेगा, या तो इस कार्बन पे या इस कार्बन पे, ठीक है। अच्छा X माइनस ने अटैक क्यों किया, क्योंकि ये X जो है ना, इस पर देखो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। हेलोजन वैसे ही माइनस आई इफेक्ट रखते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। अगर उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाए, शेर वो भी भूखा खतरनाक है और ज्यादा विड्रॉ करेगा, तो X के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो इसकी विड्रॉइंग पावर और बढ़ गई और इसने इन दोनों ही कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव बढ़ाना है, ठीक है। अब इन दोनों में से जो भी लेस हिंडर्ड कार्बन होगा उस पर ये X माइनस क्या कर देगा, बैक साइड अटैक कर देगा। लेस हिंडर्ड लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन पे बैक साइड अटैक हो जाएगा। मैं ये मान रहा हूँ फॉर द टाइमिंग कि ये वाला है, तो इस पर अटैक हो जाएगा और जैसे ही इस पर अटैक करेगा ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा और बॉन्ड ब्रेक डाउन होते ही हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एडिशन कैसा हो रहा है, एंटी एडिशन, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि कार्बोकैटायन फॉर्म ही नहीं हुआ। अगर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है तो वहां पर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है, कार्बोकैटायन रीअरेंज होके और भी ज्यादा स्टेबल हो सकता है। ब्रिज्ड कैटायन बन रहा है और यहाँ पे एडिशन मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग ही होता है, ये ध्यान रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी मार्कोनिकॉव एडिशन को हम ओबे कर रहे हैं। एडिशन ऑफ HOX, तो HOX के अंदर एडिशन कैसे होता है। अब HOX के अंदर सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि रिएजेंट ये जो HOX है ये दो तरीके से क्रिएट किया जाता है, या तो X2 प्लस H2O दे दो, ठीक है। अगर कहीं पर भी X2 प्लस वाटर दे रखा है, Br2 प्लस वाटर, X2 प्लस वाटर कोई भी दे रखा है, तो उस कंडीशन में ये HOX प्लस HX का सोर्स हो जाता है और फिर HOX अपना रोल प्ले करता है। या कहीं पर भी HOX और H प्लस दे रखा है तो वो भी HOX का ही सोर्स है। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर कौन रहता है, X प्लस, HOX में से टूटेगा कौन, X प्लस, ठीक है ना। और यहाँ पर भी हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा इसी की तरीके से, यानी ब्रिज्ड कैटायन ही बनेगा। तो अल्कीन पर जब आप दे दे हो HOX को तो उस कंडीशन में अल्कीन का न्यूक्लियोफिलिक पाई बॉन्ड किस पे अटैक करता है, X पे, और OH निकल जाता है। तो OH तो माइनस की तरह निकल के आ जाता है और यहाँ हेलोनियम आयन फॉर्म हो जाता है, ब्रिज्ड कैटायन। अब अगेन लेस हिंडर्ड कार्बन पे ये OH माइनस अटैक कर देगा प्रीवियस केस की तरह ही, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमको, ये ऑब्टेन हो जाएगा। एंटी एडिशन हो रहा है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, ब्रिज्ड कैटायन बन रहा है और मार्कोनिकॉव एडिशन यहाँ भी हो रहा है। अब ये एंटी एडिशन का क्या रोल प्ले है, देखो अगर आपकी अल्कीन सिस होती है और सिस अल्कीन पे अगर आपके एंटी एडिशन होते हैं तो वहाँ पे आपको मिलते हैं रेसिमिक मिक्सचर्स। लेकिन अगर आपकी अल्कीन जो है वो ट्रांस होती है, जिस अल्कीन पे आप रिएक्शन करा रहे हो वो अगर अनसिमेट्रिक है और ट्रांस है, तो उस कंडीशन में अगर आप क्या कराते हो, एंटी एडिशन कराते हो, तो वहाँ पर मीजो कंपाउंड्स ऑब्टेन होते हैं और ये रिवर्स हो जाता है। मतलब सिस पर सिन एडिशन मीजो देता है, एंटी एडिशन रेसिमिक मिक्सचर्स देता है अगर वहाँ पर किरल कार्बन्स जनरेट हुए तो, ठीक है। और ट्रांस पर एंटी एडिशन मीजो देता है और सिन एडिशन क्या देता है, रेसिमिक मिक्सचर्स देता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर एंटी एडिशन हो रहा है अगर एल्कीन कहीं पर भी अनसिमेट्रिक है और वो सिस या ट्रांस यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकती है, तो वहाँ पर इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि फिर वहाँ रेसिमिक मिक्सचर्स बनेंगे या मीजो कंपाउंड बनेंगे या डायस्टीरियोमर्स बनेंगे, ये हम देख पाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज की क्लास में यही था, इसमें बेस्ड और भी एग्जाम्पल्स करेंगे और अगली क्लास में हम लोग हमारा जो सेकेंड वाला पार्ट है कार्बोकैटायन जिसमें एज एन इंटरमीडिएट रहेंगे उसके ऊपर बेस्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे।